एवरीवन। इस वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस एंड थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे भाई। ठीक है, सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा कि प्रोसेस क्या होता है भाई। ठीक है, तो देखो यहां पे मेरे पास एक सिस्टम है, ये एक स्टेट है और ये दूसरा स्टेट है। इसको ए बोला है और इसको ये बी बोला है। ठीक है, तो देखो भाई, अगर मुझे ए स्टेट से बी स्टेट की तरफ को जाना है, ठीक है, तो यानी कि ये जो ए है या बी है, इसको क्या बोलेंगे? स्टेट ऑफ अ सिस्टम। क्या बात करेंगे? स्टेट ऑफ अ सिस्टम। चाहे ए की बात करूं चाहे बी की बात करूं, याद रखना वो किसी सिस्टम का स्टेट है भाई। ठीक है, और याद रखना इस सिस्टम को या इस स्टेट को डिफाइन करने के लिए कुछ स्टेट वेरिएबल्स यूज किए जाते हैं। स्टेट वेरिएबल्स, देखो भाई, स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसके किसी पर्टिकुलर स्टेट को डिफाइन करने के लिए कुछ थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स होते हैं। ये वेरिएबल्स क्या हुए? जैसे प्रेशर P, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T एंड नंबर्स ऑफ मोल N। याद रखना इसको क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? यही है हमारे स्टेट वेरिएबल्स। तो स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं? स्टेट ऑफ अ सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ स्टेट वेरिएबल्स दिए गए भाई, जो क्या है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और N है भाई। ठीक है, तो यानी कि एग्जैक्टली इस सिस्टम का कोई प्रेशर होगा P, V और T, समझ में आया? और ये क्या होगा? N। तो मैंने क्या बोल दिया? ये जो A स्टेट है ये P1, V1, T1 और N1 है, समझ में आया? इसके जो स्टेट वेरिएबल्स है, जब ये A से B में गया तो इसके जो स्टेट वेरिएबल्स थे वो P2, V2, T2 और क्या हो गए? N2 हो गए भाई। ठीक है, तो प्रोसेस का मतलब जब थर्मोडायनेमिक जो सिस्टम है, समझ में आया, वो चेंज होता है। किसमें चेंज होता है? ए से लेकर के बी, मींस एक स्टेट से दूसरे स्टेट की तरफ को मूव करता है, समझ में आया? तो हम बोलते हैं कि ये जो ऑपरेशन है उसको क्या बोला जाता है? प्रोसेस बोला जाता है। तो मैं इसकी डेफिनेशन आपके लिए लिख लेता हूं। व्हेन अ थर्मोडायनेमिक्स thermodynamics system changes from one state to another। ठीक है, the operation is called process। The operation is called process। तो देखो भाई, एक सबसे जो छोटी बात मैंने आपको बताई, मेरे पास यहां पे एक स्टेट था A, ओके, और दूसरा स्टेट था B, A और B। ठीक है, A को, इस स्टेट को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ स्टेट वेरिएबल्स यूज किए गए, P, V, T और N, नंबर्स ऑफ मोल, समझ में आया? और इस स्टेट को भी याद रखने के लिए क्या, यहां से अगर P1, V1, T1 और N1 है तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए P2, V2, T2 और N2 स्टेट वेरिएबल्स लिए गए भाई। ठीक है, अगर मैं A से B तक जाता हूं, समझ में आया? तो ये जो ऑपरेशन है इसी को क्या बोला है मैंने? प्रोसेसेस बोला है। ठीक है, याद रखना इसी को थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोला है। तो देखो भाई, जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है, जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस है वो क्या होती है? 5 डिफरेंट टाइप से मैंने यहाँ पे कैटेगराइज किए भाई आपके लिए। तो देखो, जो सबसे पहले है वो है आइसोथर्मल। वो क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, दूसरा जो है वो है एडियाबैटिक प्रोसेस। तीसरा जो है वो है आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, अगला है आइसोकोरिक। और जो लास्ट है वो है साइक्लिक प्रोसेस। तो देखो भाई, जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हैं, ये किसकी बात की गई है? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात की गई है।
ये कितने टाइप्स के हैं? 5 टाइप से कैटेगराइज किए। आइसोथर्मल मींस याद रखना, अगर वो ए से लेकर के बी मूव कर रहा है भाई, समझ में आ रहा है, तो इस पूरी प्रोसेस के जो ड्यूरेशन, जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। देखो भाई, जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, याद रखना। और आपको पता है कि जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है उसका अगर डिफरेंशिएशन कर दिया जाए तो वो क्या होता है भाई? 0 होता है। तो इसका मीन्स क्या है? इट इम्प्लाइज दैट dt इज इक्वल्स टू 0 फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर मैं एडियाबैटिक की बात करूं तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? जैसे ए से बी अगर प्रोसेस जा रही है तो इस पूरी प्रोसेस के ड्यूरेशन जो हीट है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। सर मैं क्या बोल सकता हूं? दोज प्रोसेसेस in which no heat can flow into or out of the system are called adiabatic system। ठीक है, तो यानी कि पूरी जो प्रोसेस है ए से बी जो जा रही है उसमें अगर मेरा क्या रहेगा? हीट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, तो उसको बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। समझ में? यानी कि dq इज इक्वल्स टू 0। अगर जो चीज कांस्टेंट है, याद रखना, अगर मैं डिफ्रेंसिएशन करता हूं, डी करता हूं किसी कांस्टेंट क्वांटिटी का, डिफरेंशिएशन का मीन्स डी ही बोला जाता है भाई, यहाँ डी का मतलब ही डिफरेंशिएशन है। अगर कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करूं तो वो क्या हो जाएगा? 0। अगर मैंने बोला टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है भाई? अगर मैं टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन करूंगा तो वो किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा भाई। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, आइडियाबैटिक के लिए जो हीट है वो क्या है भाई? कांस्टेंट है। ठीक है, जो आइसोबारिक प्रोसेस होती है, आइसोबारिक प्रोसेस में जो प्रेशर होता है, प्रेशर, वो प्रेशर क्या होता है? वो कांस्टेंट होता है भाई। ठीक है, इसका मीन्स चेंज इन प्रेशर की बात करता हूं तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा भाई। ठीक है, सिमिलरली जो आइसोकोरिक होता है उसमें जो वॉल्यूम है, उसमें जो वॉल्यूम है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसका मतलब इसमें जो वॉल्यूम है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है भाई। ठीक है, तो इसका मतलब dB इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0। अब देखो भाई, साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है? देखो साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है, मैं यहां पे समझा देता हूं आपको साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है। तो नॉर्मली 4 प्रोसेस तो मैंने क्या बोल दिया? आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक और आइसोबारिक। ठीक है, देखो भाई, मेरे पास एक प्रोसेस है, मैंने कहा ये स्टेट ए है, ये जो स्टेट है ये स्टेट बी है, ये स्टेट जो है वो स्टेट सी है, और ये वाला जो स्टेट है वो क्या है? डी है। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस क्या हुई? ए वाला जो गया पहले बी पे गया भाई। ठीक है, बी के बाद वो क्या हुआ? सी पे आया, और सी के बाद वो क्या हुआ? डी पे गया। मींस पहले ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, और डी के बाद किस पे आ गया? ए पे आ गया। यानी कि इनिशियल और फाइनल स्टेट जो है सेम है। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है? इनिशियल एंड फाइनल, फाइनल स्टेट वो क्या होती है? सेम होती है भाई। तो देखो स्टार्ट कहां से हुआ था? जो स्टार्टिंग पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट, वो स्टार्टिंग पॉइंट भी ए था, और दोबारा वो चल करके बी गया, फिर उसके बाद सी गया, फिर उसके बाद सी से डी आया, और डी से फिर दोबारा से किस पे आ गया? ए। यानी कि जो एंडिंग पॉइंट है वो भी क्या है? ए है। तो यानी कि जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट है वो क्या होता है? सेम होता है भाई। ठीक है, तो जो साइक्लिक प्रोसेस होता है, साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है कि याद रखना, जा तो डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू जाता है, लेकिन लास्ट में जो फाइनल पॉइंट होता है वो किसके बराबर आ जाता है? इनिशियल पॉइंट के बराबर आ जाता है भाई। ठीक है, देखो तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या लिख लेता हूं मैं साइक्लिक प्रोसेस में लिखूंगा जो इनिशियल और फाइनल स्टेज था, इनिशियल और फाइनल जो स्टेट है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट क्या होती है? ये क्या है भाई? सेम है भाई, सेम है। और याद रखना साइक्लिक प्रोसेस जो होती है उसके लिए इंटरनल एनर्जी, मैं यहाँ पे इंटरनल एनर्जी को यू से लिखूंगा। बहुत सारे लोग इंटरनल एनर्जी को ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं भाई। ठीक है, लेकिन मैं इंटरनल एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करूंगा? यू से। तो जो इंटरनल एनर्जी चेंज होता है वो 0 होता है। और याद रखना जो एंथैल्पी चेंज, डेल एच को बोलते हैं, एंथैल्पी में जो चेंज होता है वो 0 होता है भाई। ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल यू और डेल एच जो होता है वो 0 होता है। अब इंटरनल एनर्जी क्या है, एंथैल्पी क्या है भाई, जो आगे लेक्चर्स आएंगे उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी एंड व्हाट इज द एंथैल्पी। ओके, देखो यहाँ पे हमने 5 प्रोसेसेस पढ़े हैं। पहला है आइसोथर्मल, दूसरा है एडियाबैटिक, तीसरा है आइसोबारिक, चौथा है आइसोकोरिक, और फिर क्या है? साइक्लिक प्रोसेसेस। ठीक है, तो देखो भाई साइड में एक पिक्चर्स आपके लिए लगी हुई है। इस पिक्चर में क्या हुआ है भाई? पी और वी ग्राफ बना हुआ है। जो ग्राफ बना हुआ है वो क्या है?
प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम एक ग्राफ बना हुआ है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, ठीक है। तो देखो भाई, जो आइसोबारिक होता है वो क्या होता है, बिल्कुल उसमें वॉल्यूम तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। तो आइसोबारिक में जो पी है वो क्या है, कांस्टेंट है भाई, ठीक है। और आइसोकोरिक देखो, ये वाला जो ग्राफ लगा पड़ा है, ये वाला जो ग्राफ है ये क्या है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट। देखो प्रेशर क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर मैं बात करूं यहाँ से, अगर ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, तो प्रेशर क्या हो रहा है, रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है भाई, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या है, वी कांस्टेंट है। और याद रखना, ये वाला जो है ये है आइसोथर्मल, और ये वाला जो है वो क्या है, एडियाबैटिक। समझ में आया। अब आइसोथर्मल ही ऊपर क्यों आया, ये एडियाबैटिक आइसोथर्मल से नीचे क्यों है कर्व, समझ में आया। ये मैं आपको जो आने वाली वीडियोस है उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। बस आपको ये याद रखना है कि किस तरह से पीवी कर्व होता है भाई। तो पीवी कर्व जो आइसोबारिक का है वो एक स्ट्रेट लाइन है इस तरह से, आइसोकोरिक का है वो इस टाइप का स्ट्रेट लाइन है, और आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का इस तरह से आता है भाई, ठीक है। देखो भाई, अगला बात करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज की, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज की, ठीक है। देखो भाई, थर्मोडायनेमिक्स जो प्रॉपर्टीज होती है वो दो टाइप से कैटेगराइज है भाई, दो टाइप से कैटेगराइज है। जो पहली प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, या इसको इंट्रेंसिक भी बोलते हैं, समझ, प्रॉपर्टी। कंफ्यूज मत होना कि याद रखना इंटेंसिव और इंट्रेंसिक में, और दूसरे को बोलते हैं एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव या एक्सट्रेंसिक भी बोलते हैं भाई इसको। देखो भाई, एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखा देता हूं भाई, समझ आया। इंटेंसिव का मतलब होता है इंडिपेंडेंट फ्रॉम मास, समझ आया, या मैटर भी बोल सकते हैं। विच प्रॉपर्टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मैं यहां पे लिख देता हूं विच प्रॉपर्टी, इंटेंसिव का मतलब क्या है, विच प्रॉपर्टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस are called intensive property। देखो भाई, जिसमें मास का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, समझ में आया। और एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है, डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको क्या लिखूंगा, डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है भाई। तो देखो, याद रखना भाई, जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होता है, अगर तुम मास को हाफ कर दोगे तो याद रखना इंटेंसिव प्रॉपर्टीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन वही अगर तुमने मास को क्या कर दिया है, हाफ कर दिया, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो देखो, मेरे पास एक कंटेनर है, लेट अस सपोज मेरे पास एक कंटेनर है, समझ में आया। तो देखो, अब मुझे बताना है भाई, देखो मेरे पास है P, V, T और N नंबर्स ऑफ मोल, और मुझे बताना है कि कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो क्या कर दिया है, देखो भाई, यहां पे इस रूम में मेरे पास क्या थे, कुछ पार्टिकल्स थे, समझ में आया। तो देखो भाई, मैंने क्या कर दिया, इस रूम को दो बराबर हिस्सों में क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया भाई। तो याद रखना जो वॉल्यूम है, रूम का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, वी हाफ ये हो जाएगा, वी हाफ ये हो जाएगा, समझ में आया। नंबर्स ऑफ मोल याद रखना, पहले टोटल 50 थे, 50 पार्टिकल्स थे, 50 मोल थे, तो याद रखना रूम के हाफ करने से याद रखना मे बी 25 इधर हो जाए, 25 इधर हो जाए, पॉसिबिलिटी है कि हाफ हाफ चले जाए,
या किसी साइड ज्यादा भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मैं कंसीडर कर रहा हूं कि दो बराबर हिस्सों का मतलब n/2 हो गया। तो यानी कि मास आधा करने से वॉल्यूम और जो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल है वो क्या हो जा रहा है, हाफ हाफ हो जा रहा है। तो याद रखना जो वॉल्यूम है और n है वो दोनों के दोनों क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है भाई, ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब बचा प्रेशर। याद रखना अगर रूम को हाफ कर दिया और टेम्परेचर 25 है तो याद रखना हाफ करने से टेम्परेचर कितना 12.5 नहीं हो जाएगा। याद रखना प्रेशर और टेम्परेचर पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आपने रूम को हाफ भी कर दिया तो जो प्रेशर पहले था रूम में क्रिएट वही प्रेशर अभी भी रहेगा। और याद रखना टेम्परेचर भी जो है वो भी चेंज नहीं होगा। तो यानी कि जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। वो क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वही प्रॉपर्टी है, ठीक है। और चीजें मैं बता देता हूं। देखो भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल भाई, एक चुटकी में आप बता दोगे कि एक्सटेंसिव है इंटेंसिव है, समझ में आया। तो देखो भाई अगर मैंने आपसे बात किया डेंसिटी, तो डेंसिटी का बताओ भाई एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है। तो ये देखो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। देखो भाई जो मास है वो एक्सटेंसिव क्वांटिटी है, एक्सटेंसिव है। और याद रखना जो वॉल्यूम है वो भी क्या है, एक्सटेंसिव है। याद रखना समय, अगर आपके पास ये एक बड़ा सा बॉक्स है इस टाइप का, आयरन बॉक्स है, समय आपने इसको हाफ कर दिया तो याद रखना ऐसा नहीं है कि डेंसिटी भी हाफ हो जाएगी भाई। जो डेंसिटी है डेंसिटी तो वही रहेगी, चाहे हाफ कर दो चाहे 4 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो भाई, डेंसिटी कभी चेंज ही नहीं होगी। तो एक रूल याद रखना, जो डेंसिटी है यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे देखो जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, इंटेंसिव। समझाया। अब क्यों होगी, एक रूल याद करके रखना भाई, रिमार्क होगा, रिमार्क आप लोगों के लिए क्या होगा ये रिमार्क, याद रखना रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज ऑलवेज इंटेंसिव। क्या बोलोगे, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज are always intensive। जैसे मैंने आपको डेंसिटी बताया कि एक्सटेंसिव अपॉन जो एक्सटेंसिव है वो हमेशा इंटेंसिव होता है। देखो भाई अगर मैंने बात की कॉन्सेंट्रेशन की, जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो क्या होता है, नंबर्स ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मोल्स जो है वो भी क्या है, एक्सटेंसिव है, समझाया। और जो वॉल्यूम है वो भी क्या है, एक्सटेंसिव है। तो याद रखना एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव क्या हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा, इंटेंसिव। ठीक है, तो क्या बताया एक रूल, अगर एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव है तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा भाई। तो भाई दो टाइप से प्रॉपर्टी बताई है। पहली जो प्रॉपर्टी है वो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का मीन्स क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। और दूसरा होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मीन्स क्या होता है, विच डिपेंड्स ऑन द मास। समझ। तो याद रखना इंटेंसिव से याद रखो, इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ठीक है, तो देखो भाई बहुत अच्छी तरह से याद रखना रिमार्क करके। मैंने आपको बताया जो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, स्टेट वेरिएबल्स P, V, T और N मीन्स जो किसी स्टेट को डिफाइन करते हैं भाई। P जो है वो इंटेंसिव है, I लिख देता हूं। V जो है एक्सटेंसिव है, E लिख देता हूं। T है इंटेंसिव और N है एक्सटेंसिव। ठीक है भाई, ये अगर किसी क्वांटिटी के आगे स्पेसिफिक लगा हुआ है, स्पेसिफिक या मोलर लगा हुआ है, मोलर, तो याद रखना वो क्वांटिटी हमेशा क्या होगी, इंटेंसिव होगी, इंटेंसिव होगी। समझ आया। अगर किसी भी क्वांटिटी के आगे मोलर लिखा हुआ है तो याद रखना वो हमेशा इंटेंसिव होगी भाई। ठीक है, अगर लिख रखा है हीट कैपेसिटी, अगर कहीं पे लिख रखा है हीट कैपेसिटी तो याद रखना हीट कैपेसिटी हमेशा क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हीट क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। हीट कैपेसिटी वो क्या है, एक्सटेंसिव। लेकिन
अगर याद रखना कहीं पे मोलर हीट कैपेसिटी लिखा हुआ है, मोलर हीट कैपेसिटी, तो मोलर हीट जो कैपेसिटी होगी वो हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, इंटेंसिव। ठीक है। अगर कहीं पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो वो भी क्या होगा? वो भी होगा इंटेंसिव। ठीक है भाई। तो क्या बोला? देखो भाई, कुछ क्वांटिटी लिख देता हूं। टेम्परेचर, एंथैल्पी, देखो भाई याद रखना केमिस्ट्री में एक पर्टिकुलर वर्ड है, याद रखना अगर एनर्जी को शो करना है, एनर्जी को, थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए सुहाग वर्ड यूज किया जाता है। देखो एस जो है यह है एंट्रोपी, यू जो है वो है इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। ठीक है। एच जो है, एच को बोलते हैं एंथैल्पी। ए जो है वो है हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, बहुत सारे लोग इसे एफ से भी दिखाते हैं भाई। ए जो है उसको बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी। और जी जो है उसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। क्या बोलते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी। तो देखो भाई ये जो सुहाग वर्ड है, याद रखना ये सारे के सारे एनर्जी के फॉर्म हैं। और याद रखना जो एनर्जी है वो क्या है? एनर्जी क्या है भाई? वो है हमेशा एक्सटेंसिव क्वांटिटी। तो आधी समस्या ही खत्म हो गई भाई। यानी कि सुहाग वर्ड जो है वो पूरा का पूरा क्या है? एक्सटेंसिव है भाई। वो क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जो टेम्परेचर है वो मैंने लिखवा दिया था इंटेंसिव, प्रेशर भी क्या है? इंटेंसिव। देखो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया। तो याद रखना फोर्स जो है वो एक्सटेंसिव है, और याद रखना एरिया भी जो है वो एक्सटेंसिव है। तो यानी कि जो प्रेशर है एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव अगर मैंने लिखा तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है इंटेंसिव, इंटेंसिव। ठीक है। तो या वो इंटेंसिव हो गया तो इसका मतलब जो प्रेशर है वो भी इंटेंसिव हुआ। एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सारे के सारे क्या एनर्जी के फॉर्म है। और एनर्जी के फॉर्म है तो एक्सटेंसिव, ये भी एक्सटेंसिव और ये भी एक्सटेंसिव भाई। जो कॉन्सेंट्रेशन है C बराबर N/V होता है, तो N भी एक्सटेंसिव, V भी एक्सटेंसिव। इसका मतलब ये क्या है? इंटेंसिव। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी एनर्जी का फॉर्म है, क्या आ जाएगा? एक्सटेंसिव। नंबर्स ऑफ मोल हाफ करने पे नंबर्स ऑफ मोल भी हाफ हो जाता है, मास हाफ कर दिया तो नंबर्स ऑफ मोल हाफ, इसका मतलब क्या है? एक्सटेंसिव। और R जो है, R गैस कांस्टेंट, ये गैस कांस्टेंट जो है वो क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव। देखो भाई एक क्विक रिवाइज ले लेते हैं। देखो मैंने आपको बताया स्टेट ऑफ अ सिस्टम, स्टेट ऑफ अ सिस्टम। स्टेट ऑफ अ सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए थर्मोडायनेमिक वेरिएबल यूज किया जाता है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल यूज किया जाता है। थर्मोडायनेमिक क्या यूज किया जाता है? वेरिएबल यूज किए जाते हैं भाई। वो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होता है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर्स ऑफ मोल। ठीक है। फिर थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस की बात की कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो होती है वो क्या होती है? आइसोथर्मल, आइसोथर्मल। फिर क्या होता है? एडियाबैटिक। फिर क्या होता है? आइसोबारिक। आगे क्या होता है? आइसोकोरिक। और लास्ट में क्या होता है? साइक्लिक। क्या बोला था? टेम्परेचर कांस्टेंट, हीट कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। और याद रखना यहाँ पे इंटरनल एनर्जी और एच जो कांस्टेंट होते हैं, यानी कि इनमें अगर चेंज निकालो TT, DQ,
डीपी, डीवी और डीयू और डीएच की बात करूं तो ये जो सारे के सारे होते हैं इनमें चेंज हमेशा किसके इक्विवेलेंट होता है, जीरो के इक्विवेलेंट होता है भाई, ठीक है। फिर उसके बाद बताई थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, किसकी बात की, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज दो टाइप की थी, एक थी एक्सटेंसिव और दूसरी थी इंटेंसिव। पहले लिख लेता हूं इंटेंसिव और दूसरी लिख लेता हूं एक्सटेंसिव। इंटेंसिव का मीन्स क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है, जो मास पे डिपेंड करता है समय। और यहाँ पे एक रूल लिखा था, अगर आपके पास एक्सटेंसिव क्वांटिटी है और उसको एक्सटेंसिव क्वांटिटी से ही डिवाइड कर रहे हो, एक्सटेंसिव क्वांटिटी से ही डिवाइड कर रहे हो, तो याद रखना वो प्रॉपर्टी हमेशा क्या होगी, इंटेंसिव होगी। और इसकी एक आध एग्जांपल मैंने लिखा था, क्या लिखा था, प्रेशर भी जो है वो इंटेंसिव है, कॉन्सेंट्रेशन और जो डेंसिटी है ये सारे इसी रूल के अकॉर्डिंग जो है वो क्या करता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।